So today we are going to start chapter Bank Reconciliation Statement, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BRS। ये आपकी क्लास 11th है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफ़ी बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं। तो यहाँ पे हम डर भगाने के लिए आए हैं और हम कोशिश करेंगे आप इस टॉपिक में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ हासिल करें। BRS बनाते क्यों हैं और मतलब क्या है? BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बिजनेस में कईयों तरीके के बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सब्सिडरी बुक्स पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा कैश बुक। कैश बुक 3 टाइप की होती थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड इसमें मैं आपको ये भी स्पेसिफाई कर दूँ, कई स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों के साथ हो सकती है ये प्रॉब्लम हो कि आप लोग समझते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में ही बैंक कॉलम आता है, जो कि गलत है। बैंक कॉलम आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। होता ये है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं, एक होता है कैश, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट और तीसरा होता है बैंक। क्योंकि बैंक और कैश दो मेन इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, इस वजह से डिस्काउंट कॉलम हटा दिया जाता है और 2 कॉलम्स बचते हैं, कैश और बैंक। जिस वजह से स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि डबल कॉलम कैश बुक में तो कैश और बैंक होता है, ऐसा नहीं है। डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट होता है। जबकि अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली स्कूल वाले पूछें कि नहीं आप डबल कॉलम कैश बुक बनाइए जिसमें कैश और बैंक है, तब आप उसमें कैश और बैंक लेंगे। अदरवाइज डबल कॉलम कैश बुक पूछा गया है तो कैश और डिस्काउंट कॉलम आएगा। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि बैंकिंग नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं आप उन सबको कैश बुक्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। रिसीट कॉलम होता है डेबिट साइड और पेमेंट कॉलम होता है क्रेडिट साइड। जो भी पैसा आया आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, और जो भी पैसा गया आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। बैंक को रिकंसाइल किससे करना है? हमारा बैंक स्टेटमेंट और दूसरा बैंक स्टेटमेंट हमें कौन देता है? हमें बैंक देती है। एक बैंक स्टेटमेंट में कह रहा हूँ कैश बुक जो हम खुद बनाते हैं, हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और दूसरा कैश स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक देती है, जो दो तौर पे मिलता है, या तो पासबुक के तौर पे या बैंक स्टेटमेंट के तौर पे। सर, तो इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है जो हमें रिकंसाइल करना पड़ता है? यस, हो सकता है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को मेरी कैश बुक बैंक बैलेंस कुछ और बता रही है और बैंक स्टेटमेंट का बैंक बैलेंस कुछ और बता रहा है। तो सर, इसका तो ये मतलब हुआ कि हमारे अकाउंटेंट ने गलतियां कर रखी हैं या बैंक को बैंकिंग करना नहीं आता? नहीं, कोई भी गलत नहीं है। कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से बैंक स्टेटमेंट के बैंक बैलेंस में और कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक गलत है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि अकाउंटेंट गलत कोई नहीं है, ये कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस है। सर, टाइमिंग डिफरेंसेस से आपका क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने बिजनेस में किसी एक एक्स पार्टी को, हमारी एक पार्टी है एक्स, जिसको हमने फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज का चेक काट के दिया कि आप ये पेमेंट कीजिए। अब होता क्या है कि 31 मार्च को लेट से हमने तो अपने कैश बुक से जैसे ही चेक काटा उसका बैलेंस रिड्यूस कर लिया, बट वो पर्सन बैंक तक अभी गया ही नहीं है, या गया है तो वो अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ। सर, डिडक्ट क्यों नहीं हुआ? प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से चेक नहीं करता। तो हमारा कैश बुक बैलेंस उसी दिन कम कर दिया जाएगा, हम अकाउंटेंट उसी दिन बैलेंस कम कर देगा जिस दिन से चेक काटा। और आपको मालूम है चेक इशू करने की एंट्री क्या होगी? लेट से मैंने मिस्टर एक्स को चेक दिया 20,000 का, तो मैं अपनी जर्नल में एंट्री करूंगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। इसी का रिस्पेक्टिव कैश बुक में मैं इफेक्ट क्या दूंगा? बैंक जो कि क्रेडिट हो रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे बाय मिस्टर एक्स, और बैंक का बैलेंस 20,000 से रिड्यूस हो गया। बट 31 मार्च तक लेट से मिस्टर एक्स अभी तक बैंक में गए ही नहीं है पैसा लेने, या अगर गए हैं तो पैसा अभी डिडक्ट नहीं हुआ हमारे अकाउंट से, जिस वजह से बैंक अभी भी बैलेंस 20,000 से ऊपर बता रहा है, बट मेरा कैश बुक 20,000 से बैलेंस कम बता रहा है। ये जो डिफरेंस 20,000 का आया, ना बैंक गलत है ना हमारा अकाउंटेंट गलत है, ये गलतियां किस वजह से हुई? टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से। सर, और कोई एग्जांपल? हाँ सर, क्या टाइमिंग डिफरेंसेस के अलावा भी डिफरेंस आ सकता है? यस, आ सकता है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च को बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, जिसकी जानकारी मेरे अकाउंटेंट को नहीं थी, जिस वजह से बैंक में इंटरेस्ट आया तो बैंक
के हिसाब से मेरा पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ा दिया गया, बट इसकी जानकारी मेरे अकाउंटेंट को नहीं थी, जिस वजह से मेरा बैंक अकाउंट कैश बुक के हिसाब से अभी भी बैलेंस कम बताया जा रहा है। तो सर इसमें अकाउंटेंट की गलती है? देखिए अकाउंटेंट रोज रिकंसाइल नहीं करता, ये चीज़ों को वो या तो वीकली कर सकता है या मंथली कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजेक्शन। वो जब भी इन चीज़ों को देखेगा, कैच करेगा कि हाँ बैंक में पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो उसको देखते हुए अपने अकाउंट्स में उस एंट्री को रिकॉर्ड कर देगा, वो बैलेंस सिमिलर आ जाएगा। सर और कोई एग्जांपल दीजिए, मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट है मिस्टर जेड, मैं उनसे पिछले 2 महीने से अपना पेमेंट मांग रहा था 1 लाख रुपए। हुआ क्या, सडनली एक दिन मुझे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो मिस्टर जेड ने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। अगर मुझे इसका रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाता है, मुझे इसकी जानकारी रियल टाइम में मिल जाती है, तो मैं अपने अकाउंटेंट से कह के उसको रिकॉर्ड करवा लूँगा कि मिस्टर अकाउंटेंट, मिस्टर जेड का पैसा आ गया, आप इसको रिकॉर्ड करिए और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाइए, और मिस्टर जेड जो हमारे अभी तक डेटर थे उनको क्रेडिट करके उनका अकाउंट क्लोज करिए। बट कई बार हमें ये पता ही नहीं पड़ता कि हमारे बैंक अकाउंट में किसने पैसा जमा कर दिया, जिस वजह से जब अकाउंटेंट अकाउंट्स को देखता है, बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से मिलाता है, टैली करता है, तो उसको पता पड़ता है कि पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये ज्यादा क्यों है? उनको बाद में पता चला कि मिस्टर जेड ने डायरेक्टली, एक कस्टमर थे हमारे, क्लाइंट थे, जिन्होंने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया। हमें या हमारे अकाउंटेंट को उसकी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हमारा कैश बुक अभी भी बैलेंस कम ही बता रहा है, या बोले जितना था उतना ही बता रहा है। वेयरएज पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस बढ़ के आ गया। सर इसमें गलत कौन है? गलत कोई नहीं। तो सर बीआरएस का मतलब क्या है? बीआरएस में हम इन्हीं डिफरेंसेस को मिला रहे हैं टैली में। सर क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम अकाउंट्स सही करते हैं? हाँ सही करते हैं, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं, वो अकाउंटिंग का एक अलग पार्ट है। सर फिर बीआरएस क्या करता है? बीआरएस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। बीआरएस अकाउंट्स को बनाने में अपना असिस्टेंस देता है। आई रिपीट, बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट्स को बनाने में अपना असिस्टेंस देता है। ये अकाउंटेंट को हेल्प करता है कि देख लीजिए जो डिफरेंस आया वो लॉजिकल रीजंस की वजह से क्या डिफरेंस आया। अच्छा ओके सर, बीआरएस प्रिपेयर कैसे होगा? देखिए बीआरएस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। सर क्या 31 मार्च ही होगा हमेशा डिफरेंस का डेट? नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंस का डेट कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि हम 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, इसलिए हम उस दिन कोशिश करते हैं कि अगर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में कुछ, पासबुक और कैश में कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है और उसका रीजन बना के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दिया जाए, ताकि ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना ही हमारा ऑडिटर उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस होता है, क्योंकि हमने उसको एक लॉजिकल रीजन दे दिया है कि इन वजहों से डिफरेंस आ रही है। सर बीआरएस बनाते कैसे हैं? बीआरएस का मैंने आपको बताया एक सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और आप टॉप में लिख देंगे किस तारीख को बीआरएस बन रहा है। बीआरएस एज ऑन फॉर एग्जांपल हमारे केस में 31 मार्च नेक्स्ट 2019। सर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सर इसमें करना क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट आपको लेके चलना है। लेट से 2 फ्रेंड्स हैं, मोनू और सोनू। मोनू को सोनू की तरह बनना है। मोनू चाहता है कि मैं सोनू की तरह बनूं, तो उसको मोनू की सारी पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे अगर उसको हूबहू सोनू जैसा बनना। कुछ इसी तरीके से हम चालू करेंगे। लेट से हमारे अकाउंटेंट के पास कैश बुक है और वो ये देख रहा है कि पासबुक में कुछ गलतियां हैं या पासबुक में कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो हमारे कैश बुक में नहीं है। सर पासबुक में भी गलतियां हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, आज के टाइम में कम होती हैं बट फिर भी होती हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। पहले मैनुअली होता था तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करने में गलतियां कर देता था,
बैंक चार्जेस कभी ज़्यादा लगा चार्ज कर लेता था, कभी कम चार्ज कर लेता था, ये कुछ डिफरेंसेस आते थे। ऑल्दो आज भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है सर, करना क्या है, लेट्स से आपके पास कैश बुक है, आपके अकाउंटेंट के पास कैश बुक तो होगी जो आप लोग बना रहे हैं, यस। तो आपके पास जो भी कैश बैलेंस है, क्या बैंक बैलेंस है, एज पर कैश आपको वो लिख देना है, कैश बैलेंस एज पर कैश। सर कितना बैलेंस, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम ले लेते हैं 1 लाख का हमारा बैलेंस है। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि कैश बुक और पासबुक में किन रीजंस की वजह से डिफरेंस है, कैश बुक और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में किन रीजंस की वजह से डिफरेंस है। लेट्स से डिफरेंस हमारा ये है, एंड देखिए अब आपको कैश बुक पे खड़े होके पासबुक को देखना है। अगर आप कैश बुक से पासबुक को मिलाकर, तो आप ये मान के चलिए आप कैश बुक पे खड़े हैं और आपको देखना किसको है, पासबुक। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक डिफरेंस जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो आप कैश बुक में भी वो बैलेंस बढ़ा देंगे। सर कैश बुक में बढ़ा देंगे अभी स्टेटमेंट में, हम अभी स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बढ़ा देंगे। रीजंस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसमें कि अगर ये गलतियां नहीं होती या ये एंट्रीज जो हो रखी है अदर बुक में बैंक स्टेटमेंट को हमने भी अपनी कैश बुक करी होती तो क्या डिफरेंट, तो क्या हमारा कैश बुक का बैलेंस भी पासबुक जैसा ही आता? एंड द आंसर इज यस, उन रीजंस को रिकॉर्ड करके यही आता। तो आप मान के चलिए आपने अकाउंटिंग अपने लेवल पे ठीक कर रखी है, और जो डिफरेंसेस हैं उसको आप बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंसेस को तो आप रेक्टिफाई करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकली अगर होंगे तब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट जैसे इंटरेस्ट वाली बात हुई या बैंक चार्जेस वाली बात हुई, तो उसको आप अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेट्स अभी आप कैश बुक पे खड़े हैं और आप कैश बुक को किससे मिला रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं, पासबुक से। तो आपको कैश बुक पर खड़े होकर पासबुक को देखना है। अब आप क्या करेंगे, लेट्स से पासबुक में पासबुक में एक एंट्री है जो हमारे कस्टमर मिस्टर जेड ने हमारे केस में मिले थे 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर। तो कैश बुक पे खड़े होकर आप देखिए पासबुक में उस मिस्टर जेड की वजह से बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया। पासबुक में पैसा आ गया है, बैंक में पैसा आ गया है, मिस्टर जेड ने पैसा जमा किया, जिस वजह से पैसा बैलेंस बढ़ गया। तो आप कैश बुक में भी वो बैलेंस बढ़ा देंगे। एंड अमाउंट, रीजन लिख देंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय मिस्टर जेड, लेट्स से 10,000, तो आप 10,000 यहां ऐड कर लेंगे। लेट्स से दूसरा डिफरेंस हमारा ये है कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको कैश बुक पे खड़े होकर पासबुक को देखना। तो उन बैंक चार्जेस की वजह से बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज पर पासबुक कम हुआ है या बढ़ा है, कम हुआ है। तो कैश बुक में भी आपको बैलेंस कम कर देंगे, लेस बैंक चार्जेस डिडक्टेड या डेबिटेड इन पासबुक। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम ले लेते हैं ₹500, तो ये ब्रैकेट बना रहा हूं, लेस कर देंगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आप जिस भी बुक से चालू हो रहे हैं, अगर आपके पास कैश बुक है और आप अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करें, तो पासबुक में जिन भी रीजंस की वजह से बैलेंस बढ़ा है, कैश बुक में वो बैलेंस ऐड कर दीजिए। पासबुक में जिन भी रीजंस की वजह से बैलेंस कम हुआ है, कैश बुक में बैलेंस आप कम कर दीजिए। सारे आइटम्स को आप रिकॉर्ड करने के बाद विद रीजंस एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद, ये वही बैलेंस होगा जो आज की तारीख पे जो आपकी पासबुक पर है। ये हुआ। देखिए आपके क्वेश्चन में, आपके कोर्स में 2 टाइप के बीआरएस आ सकते हैं। या तो आएगा आप कैश बुक पे खड़े हैं, आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, आपको रीजंस रिकॉर्ड करके पासबुक पे जाना है। तो आप कैश बुक पे खड़े होकर पासबुक को देखेंगे, पासबुक में जिन रीजंस की वजह से बैलेंस बढ़ा है, आप कैश बुक में उन्हीं रीजंस को रिकॉर्ड करके बैलेंस स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। पासबुक में किसी भी रीजन की वजह से बैलेंस कम हुआ है, तो आप कैश बुक में उन्हीं रीजंस की रिकॉर्ड करके बैलेंस कम कर देंगे, और आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आपका बैलेंस वही आएगा जो पासबुक का बैलेंस। सेकेंड केस आपको दिया जा सकता है कि आपके पास पासबुक का बैलेंस अवेलेबल है और हो सकता है आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। सर कैश बुक हमारे पास नहीं होगी क्या? देखिए क्वेश्चन आ सकता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कब होता है कि कैश बुक आपके पास नहीं है? हो सकता है आपका अकाउंटिंग डाटा करप्ट हो गया हो, इसलिए आपके पास कैश बुक नहीं अवेलेबल हो।
या हो सकता है आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो जिसकी वजह से अकाउंटिंग डाटा सारा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है। सो एंड सो तमाम केसेस हो सकते हैं। मैं अभी आपके 11th के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस अवेलेबल है और आपको कैश बुक पे जाना है तो आप सेम कंसेप्ट फिर से लगाएंगे। अब आप पासबुक पे खड़े हैं और आपको देखना किसको है, कैश बुक। अगर किसी भी रीजन की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो आप पासबुक में वो बैलेंस बढ़ा देंगे। किसी भी रीजन की वजह से अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है तो आप पासबुक का बैलेंस भी कम कर देंगे। सर अगर हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं बट रीजन ये है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन आपको देखना किसको है, कैश बुक को। तो अगर किसी रीजन की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है इसका मतलब उसी रीजन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम है तो आप पासबुक से कैश बुक में जाते टाइम उस रीजन की वजह से अपना अमाउंट रिड्यूस करेंगे। एक और कंसेप्ट होता है जिसमें बच्चे घबराते हैं कि सर अगर हमें नेगेटिव बैलेंस दिया हो और हमें वहां से चालू करना है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है अगर आपको सीसी लिमिट या ओडी लिमिट के बैलेंसेस दिए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका एज इट इज सिमिलर रहेगा। बस आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैश बुक का या पासबुक का अगर वो सीसी ओडी में है तो आप उस बैलेंस को नेगेटिव साइन से शुरू करेंगे। दैट्स आपके बुक्स में कई बार ऐसा दिया होगा कि उन्हीं रीजंस को जब नॉर्मल केस में ऐड कर रहे होते हैं बट ओडीसीसी के टाइम पे वो लेस हो रहे होते हैं। ऐसा आप कुछ हेडिंग नहीं पालेंगे। आप सिंपली अपने ओपनिंग बैलेंस को नेगेटिव लेके चालू करेंगे और क्वेश्चन आपका एज इट इज वैसा ही चलता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ टाइम में आपको बीएलएस के बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं। आगे और मिलेंगे।